ओके जी, IPv6 ये यूनिट 8 था जो हमने स्टार्ट किया था कल, और इसका एक लेसन हमने कर लिया था, बाकी लेसन हमने आज करने। IPv6 एड्रेसिंग जो है वो हम देखेंगे, इसका एड्रेस स्ट्रक्चर क्या है। फिर IPv6 में एड्रेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे वो किस तरह रिलेट होती हैं IPv4 के साथ। और फिर IPv6 की ऑटो कॉन्फ़िगरेशन उस पर बात होगी। ओके जी, सबसे पहले IPv6 स्ट्रक्चर। The number of network bits is defined by the prefix. IPv6 में सबनेट मास्क नहीं होता, बल्कि सबनेट मास्क की जगह प्रीफिक्स होता है जो हमें बताता है कि नेटवर्क बिट्स कौन सी हैं। ठीक है, ईच होस्ट हैज 64 बिट्स एलोकेटेड टू द इंटरफेस आइडेंटिफायर। टोटल जो 128 बिट्स हैं उनमें से 64 बिट्स इंटरफेस के लिए हैं, और जो रिमेनिंग 64 हैं वो होस्ट के लिए नहीं है, उनका डिफरेंट पर्पस है। अब यहाँ पे इसने कुछ टाइप्स लिखी हैं, लाइक जो 000 होता था IPv4 में, ठीक है, उसकी जगह यहाँ पे डबल कॉलन आ जाएगा। यानी कहीं कहीं भी लीडिंग जीरोज होंगे एड्रेस में तो उनकी जगह आप डबल कॉलन लिख देंगे, जिसका मतलब होगा जैसे ये नीचे इसने एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल इस एड्रेस को अगर मैं देखूं तो FE80 डबल कॉलन /64। अब FE80 को अगर आप कन्वर्ट करें तो ये तो 16 बिट्स बनती हैं, जबकि IPv6 एड्रेस जो है वो तो 128 बिट्स का होता है। ठीक है, तो ये FE80 तो एक हेक्सा है, एक जो डिजिट है वो 4 बिट्स के इक्वलेंट है, तो ये टोटल 16 बिट्स हैं। तो ये 128 बिट्स किस तरह हो रही हैं, क्योंकि ये जो डबल कॉलन आ रहा है इसमें आप जीरोस लगा लेंगे, यानी 16 बिट्स तो ये FE80 की हो गई, उसके अलावा बाकी जीरोस होंगे जिनकी वजह से ये एड्रेस पूरा 128 बिट्स का हो जाएगा। बेसिकली डबल कॉलन एक IP वर्जन 6 एक्सप्रेशन में सिर्फ एक दफा आ सकता है। ठीक है, तो अगर एड्रेस में कंटीजियस जीरोस एक से ज्यादा दफा हैं तो एक दफा आप डबल कॉलन यूज कर लेंगे, और उसके बाद जब दोबारा आएंगे तो वहां आपको जीरोस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये 2 दफा नहीं आ सकता। तो बहरहाल ये इसने इंडिकेट किया कि V6 में जीरोस के लिए डबल कॉलन यूज हो जाएगा। उसके बाद लूप बैक एड्रेस V4 में ये होता था, V6 में डबल कॉलन 1 है। ठीक है, ये V6 का लूप बैक एड्रेस है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में जो एड्रेस होता था वो 1 था 169.254, यानी V4 में जो 169.254 से एड्रेस स्टार्ट होता है, इस एड्रेस को देख के ही हमें पता लग जाता है कि ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हुआ है। कंप्यूटर ने DHCP को सर्च किया और DHCP नहीं मिला तो ये एड्रेस ट्यून हो गया है। ठीक है, IPv4 के जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एड्रेस था उसके इक्विवेलेंट V6 में हमारे पास ये एड्रेस है, यानी कोई भी एड्रेस जो FE80 से स्टार्ट हो जाए इसका मतलब होगा ये ऑटो कॉन्फ़िगर्ड एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद ब्रॉडकास्ट V4 में इस तरह होती थी, V6 में ब्रॉडकास्ट नहीं होती बल्कि इसमें मल्टीकास्ट यूज होती है। उसके बाद मल्टीकास्ट में ये इसने एग्जांपल दी है। /4 क्यों लिखा है? बेसिकली ये जो प्रीफिक्स होता है इससे जो कांस्टेंट बिट्स हैं वो पता लग जाती हैं। जो V4 में 224000 है, इसमें जो ये क्लास D है, क्लास D की जो पहचान होती है वो क्या है कि इसमें फर्स्ट 4 बिट्स जो हैं वो 1 होती हैं। ठीक है, 224 से लेके और 239 तक 1 नहीं होती, सॉरी 1110 होती हैं। ठीक है, कोई भी क्लास D का एड्रेस होगा तो उसकी पहचान ये होगी कि उसकी जो फर्स्ट 4 बिट्स हैं वो 1110 होंगी। ठीक है, यानी पहली 3 बिट 1 होंगी और चौथी बिट 0 होगी। अब क्लास D का जो एड्रेस है V4 का 224 से लेकर 239 तक, आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट करके देख लें बाइनरी में तो आपकी फर्स्ट 3 बिट्स जो हैं वो 1 होंगी और जो लास्ट बिट है वो 0 होगी। मैं यहाँ आपको कन्वर्ट करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैलकुलेटर ओपन कर लूँ और कैलकुलेटर में मैं जनाब डेसिमल में लिखता हूँ 224, ठीक है, और फिर बाइनरी में चला जाता हूँ, तो ये देखिए, सॉरी मैं ऑक्टल में चला गया, बाइनरी में जाऊँ, ये देखिए 3 1s and 10 zeros। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 239 लिखूँ
तो उसमें भी सेम रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट 3 बिट्स 1 होंगी और जो लास्ट है वो 0 होगी। तो ये जो 4 बिट्स हैं ये कांस्टेंट हैं इन्हीं को इंडिकेट किया इसने /4 से। तो कहता है V6 में ये इस फॉर्म में होगा FF00 कॉलन कॉलन एंड देन डबल कॉलन के बाद /8 यानी फर्स्ट 8 बिट्स फिक्स होंगे। ठीक है, एक जो F होता है वो इंडिकेट करता है 4 बिट्स को, तो डबल F ये इसे इंडिकेट कर रहा है 8 बिट्स को। ठीक है, तो ये बेसिकली इसने आपको कन्वेंशन बताया ताकि एड्रेस को देख के ही पता लग जाए कि यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी थी जो V4 में भी हमें खाली एड्रेस देख के ही पता लग जाती थी। लाइक अगर 169.254 होता था तो हमें पता लग जाता था कि ये ऑटोमेटिक प्राइवेट है। इसी तरह 192.168 या 10 और 172.16 से लेके 172.31 तक कोई अगर एड्रेस होता तो हमें पता लग जाता था ये प्राइवेट एड्रेस है। ठीक है, तो V6 में भी प्राइवेट के लिए, पब्लिक के लिए और ऑटोमेटिक प्राइवेट के लिए डिफरेंट नंबर्स हैं और उन नंबर्स को देख के ही आप ये डिटरमिन कर लेंगे कि ये एड्रेस किस कैटेगरी में आता है। आगे आते हैं। ओके, ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है, ये V4 के पब्लिक एड्रेस से कॉरेस्पॉन्ड करता है। जिस तरह V4 में पब्लिक एड्रेस था, V6 में ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस इसे कहते हैं। और इसकी पहचान ये होगी कि इसका पहला डिजिट या तो 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, ये देखें, आर राउटेबल ऑन द IPv6 इंटरनेट। ठीक है, V6 में ये राउटेबल होगा। एलोकेट 16 बिट्स फॉर इंटरनल सबनेटिंग। ठीक है, यानी अगर आपने इंटरनेट से परचेज किया है V6 एड्रेस तो उस V6 एड्रेस में जो पहला पोर्शन है वो तो फिक्स्ड है ना, इसे तो आप इसके साथ तो नहीं खेल सकते। ठीक है, तो ये 16 जो बिट्स है ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो है ये फिक्स्ड होगा। आपकी जो हुकूमत होगी वो इन 16 बिट्स पे होगी, तो इनको आप इंटरनली यूज कर सकते हैं। और V6 में सबनेटिंग का मतलब उस तरह नहीं है जिस तरह V4 में हम लेते थे। अच्छा, बिगिन विद 2 और 3, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखें, उसने यहां आपको बताया 001 ये फिक्स्ड है, यानी प्रीफिक्स मैनेज बाय एआना, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो आपके पास सिर्फ आखिरी बिट बची, पहला जो पोर्ट नंबर है उसकी जो लास्ट बिट है वो सिर्फ बच गई, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है ना। आपके पास क्या, यानी 001 तो हो गया फिक्स्ड, तो जो बिट बची वो चौथी बिट है। अब उस चौथी बिट को अगर आप 1 कर दें तो आंसर आएगा 3, और अगर उस चौथी बिट को 0 कर दें तो आंसर आएगा 2। तो इसलिए उसने कहा बिगिन विद 2 और 3, क्योंकि 001 को तो नहीं छेड़ सकते। तो दो कॉम्बिनेशन बने, 0010 और 0011। अगर है 0010 तो नंबर वुड बी 2 समथिंग। ठीक है, स्टार्ट यानी 2 से होगा। और अगर है 0011 तो फिर डेसिमल इक्विवेलेंट उसका 3 होगा। ठीक है ना, अगर आपको याद हो तो कल हमने एक चीज की थी, मैं बैक करता हूं। हमने एक जगह कन्वर्जन देखी थी। यस, यहाँ पे अगर आप देखें, ये इसने पहला पोर्शन लिया 0010, ये 0010, तो पहली बिट की वैल्यू 0 थी, क्योंकि 0 आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये 0 हो गया। यानी अगर 0 आ जाए तो उस बिट को कंसिडर ही नहीं करते, उसकी जगह 0 लिख देते हैं, तो ये 0 लिख दिया। दूसरी बिट की वैल्यू थी 2, 1 था इसलिए इसे कंसिडर किया जाएगा, तो 2 लिख दिया। थर्ड बिट थी 0, इसकी वैल्यू तो 4 थी, लेकिन क्योंकि 0 था इसलिए कंसिडर नहीं होगी। और इसी तरह फोर्थ बिट के लिए भी यही है। तो अब आप इन्हें ऐड करें तो क्या आता है 2। तो अब सोचें, अगर इस पहले 0 की जगह 1 होता, यानी यहां लिखा होता 0011, तो फिर आप इस 0 को ना लिखते बल्कि यानी इस बिट को भी कंसिडर करते, तो यहाँ 1 आता, तो 1 + 2 + 00 क्या आता, 3 आता। यही चीज वहां उसने बताई है कि इसमें आपके पास या 0 या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। बाकी स्ट्रक्चर भी देख लें, ये तो पहली 3 बिट्स तो फिक्स्ड हो गई ना। ठीक है, तो बाकी जो बनी वो 45 बिट्स हैं। ये ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स है। ठीक है, प्रीफिक्स असाइन टू टॉप लेवल ISPs, टॉप लेवल ISPs को असाइन होता है और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये टॉप लेवल ISPs भी चेंज होते रहते हैं, फिक्स नहीं है। ठीक है, रेटिंग होती है उसकी बेस पे, यानी कंपनीज जो हैं वो बनती रहती हैं, उनका स्टेटस चेंज होता रहता है। तो इसको समझने की जरूरत है, इसकी हिस्ट्री देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये वो एरिया है जिसपे आपका कंट्रोल है। ठीक है, ये 16 बिट्स जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होंगी, रैंडमली जनरेट हो जाएंगी।
और ये जो 64 बिट्स हैं ये आपके पास इंटरफेस के लिए यूज होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका टोटल 1628 बिट्स का जो डिवीजन है वो बताई गई है, कौन सी बिट कहाँ यूज हो रही है। उसके बाद ये जो /3 इसने लिखा है ये बेसिकली प्रीफिक्स है, यानी /3 बता रहा है उन बिट्स को जो चेंज नहीं है, जो फिक्स्ड हैं। तो 2000 कॉलन कॉलन /3 मीन्स कि ये जो पहली 3 बिट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, यानी 001। बाकी जो हैं उनमें कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। ओके जी, यूनिकास्ट लोकल यूनिक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस। प्रीवियस जो स्लाइड हमने देखी, अगर आप ग्लोबल यूनिकास्ट देखें, दो टर्म्स याद रखें, ग्लोबल यूनिकास्ट, लोकल यूनिकास्ट। ग्लोबल यूनिकास्ट का मतलब है वो एड्रेस जो इंटरनेट पे राउटेबल है, लोकल यूनिकास्ट का मतलब है वो एड्रेस जो इंटरनेट पे राउटेबल नहीं है। अब अगर आप V4 की जबान में बात करें तो ग्लोबल यूनिकास्ट तो हो गए पब्लिक एड्रेस, तो फिर लोकल यूनिकास्ट कौन से एड्रेस होने चाहिए? प्राइवेट, ठीक है। जिस तरह हमारे पास होते थे ना 172.16 से लेके 172.31 तक, या 192.168 था, या 172 या 10 डॉट समथिंग था। ये हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंजेस थी जो RFC 1918 में डिफाइन की गई हैं कि कोई भी ऐसा नेटवर्क जो इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उसमें आप इनमें से कोई एड्रेस यूज कर सकते हैं। अब जाहिर है जब आप V6 पे जाएंगे तब भी इन एड्रेसेस की जरूरत है। तो एक तो V6 में इन्हें हम कहते हैं लोकल यूनिकास्ट। ग्लोबल यूनिकास्ट वो हैं जो इंटरनेट पे राउटेबल हैं, लोकल यूनिकास्ट वो हैं जो प्राइवेट हैं, ठीक है। देखें क्या कहता है, आर इक्वलेंट टू IPv4 प्राइवेट एड्रेसेस, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर द ऑर्गेनाइजेशन आईडी टू बी रैंडमली जनरेटेड, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशनल आईडी है वो रैंडमली जनरेट हो जाएगी। प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको एक चीज गलत बता गया हूं, यहां पे ये रैंडमली जनरेट नहीं होगी, ठीक है। ये जो रैंडम जनरेशन है प्राइवेट के लिए, सॉरी। तो ये 16 बिट्स रैंडमली जनरेट होंगी। उसके बाद एलोकेट 16 बिट्स फॉर इंटरनल सबनेटिंग, ठीक है। और जो 16 बिट्स हैं वो आप फिर इंटरनल सबनेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। पहचान क्या है इस एड्रेस की? FD00। जिस तरह पब्लिक में मैंने आपको बता दिया कि अगर नंबर 2 या 3 से स्टार्ट हो रहा है तो वो नंबर पब्लिक एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह FD से अगर नंबर स्टार्ट हो रहा है FD00 से, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? प्राइवेट एड्रेस को, ठीक है। लिंक लोकल एड्रेस, ठीक है, लोकल यूनिकास्ट एड्रेस। लिंक लोकल नहीं, लिंक लोकल अलग है। लिंक लोकल एक तीसरी टाइप है, ठीक है। दो टर्म्स याद रखें, आपके पास जो एड्रेस की टोटल टाइप्स आ रही हैं वो 3 हैं। एक तो हो गए ग्लोबल यूनिकास्ट, दूसरे हो गए लोकल यूनिकास्ट। ग्लोबल यूनिकास्ट हो गए पब्लिकली राउटेबल एड्रेस, लोकल यूनिकास्ट हो गए प्राइवेट एड्रेस, ठीक है। तीसरी टाइप जो हम आगे देखेंगे वो होंगे लिंक लोकल एड्रेस। लिंक लोकल एड्रेस जो हैं वो आप V4 में अगर देखें तो अभी तक जो चीजें डिस्कस हुई हैं हमने पब्लिक को कवर कर लिया। पब्लिक के लिए हमने कह दिया कि पब्लिक एड्रेसेस के लिए ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है, ओके, पब्लिक कवर हो गया। उसके बाद हमने कहा कि जो प्राइवेट हैं उनके लिए लोकल यूनिकास्ट होगा। अब इस प्राइवेट में 192.168 भी कवर हो गया, 172.16 से लेके 31 तक भी कवर हो गया और 10 भी कवर हो गया। बाकी कुछ बचा है आपके जहन में आता है? बाकी कोई चीज जो बच गई हो V4 के रेफरेंस से, अगर बच गई हो बताएं मुझे। V4 का कोई ऐसा एड्रेस जो हमने अभी कवर नहीं किया, क्योंकि वही नेक्स्ट जो एड्रेस होगा उसमें कवर हो जाएगा। कोई आता है आपके जहन में V4 का कोई एड्रेस जो इस डिवीजन से कवर नहीं होता? प्राइवेट भी हमने कवर कर लिए, पब्लिक भी कवर कर लिए, कुछ बचा है? शाबाश। जी, किसी के जहन में कुछ नहीं आ रहा? ओके, नो प्रॉब्लम। देखें अगर आप V4 की बात करें तो जी जी हसन, मल्टीकास्ट और वो टेस्टिंग वाले जो नहीं टेस्टिंग सर्च के मल्टीकास्ट लिए मैं जो तो नहीं वो तो बिल्कुल उसे अलहदा रखें। मैं अभी यूनिकास्ट एड्रेसेस की बात कर रहा हूं। मैं ये पूछ रहा था कि यूनिकास्ट एड्रेस में से कुछ बचा है, तो यूनिकास्ट एड्रेस में से भी एक हमारे पास पोर्शन जो है वो बच गया है। और वो पोर्शन कौन सा है? वो पोर्शन है ऑटोमेटिक प्राइवेट।
हमने ऑटोमेटिक एड्रेस तो देख लिए, लेकिन ऑटोमेटिक प्राइवेट एड्रेस नहीं देखे। ऑटोमेटिक प्राइवेट एड्रेस हैं 169.254 वाले, ठीक है। देखें प्रीवियस जो स्लाइड थी इसमें हमने कवर किए ग्लोबल एड्रेस, इस स्लाइड में हमने कवर किए प्राइवेट एड्रेस। जो ऑटोमेटिक प्राइवेट है वो एक थर्ड कैटेगरी है और उसको V6 में कहते हैं लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेसेस। जहां भी लिंक लोकल आ जाए तो इसका मतलब होगा ऑटोमेटिक प्राइवेट 169.254 से कॉरस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। क्या कहता है, आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड ऑन ऑल IPv6 होस्ट्स, ठीक है, खुद से जनरेट हो जाएंगे, आपको देने की जरूरत नहीं है। आर सिमिलर टू IPv4 एपीपा एड्रेसेस। एपीपा क्या था, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग 169.254। ये जो हमने यहां देखी डिवीजन, इसमें ये था ना एपीपा, ये 169.2, दिस इज एपीपा ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग, ठीक है। तो जिस तरह हमने कहा कि जो लिंक लोकल यूनिकास्ट, जो लोकल यूनिकास्ट एड्रेस होगा उसकी पहचान होगी FD00, इसी तरह जो एड्रेस ऑटोमेटिक प्राइवेट होगा उसकी पहचान होगी FE80। अगर FE80 आ रहा है इसका मतलब है कंप्यूटर ने एड्रेस खुद से जनरेट की है, DHCP ने हेल्प नहीं की, ठीक है जी। क्या कहता है, आर सिमिलर टू IPv4 एपीपा एड्रेसेस आर समटाइम्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, ठीक है। समटाइम ये ब्रॉडकास्ट की जगह भी यूज होता है, ये याद रखिएगा V6 में ब्रॉडकास्ट नहीं होती। इंक्लूड ए जोन ID दैट आइडेंटिफाइज द इंटरफेस, एग्जांपल इसने दी हैं FE80 डबल कॉलन, उसके बाद काफी सारे नंबर लिखे आ रहे हैं, तो ये डबल कॉलन है इसमें जीरोस होंगे, इतने जीरोस जो इस पूरे एक्सप्रेशन की 128 बिट्स को पूरा कर दें। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, उसमें भी इसी तरह से इसने FE80 लिखा है, देन डबल कॉलन और उसके बाद नंबर ऑफ हेक्सास हैं, और ये डबल कॉलन जो है इसकी जगह जीरोस आ जाएंगे। कितने जीरो आएंगे, इतने जीरो जो 128 बिट्स को पूरा कर दें। एंड पे %3 और %2 आ रहा है, ये जोन ID है, और ऊपर इसने कहा है इंक्लूड ए जोन ID दैट आइडेंटिफाइज द इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस को तो आइडेंटिफाई करने के लिए एड्रेस होता था। अब तक जो आज तक का हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर हम V4 एड्रेसेस की बात करें तो इंटरफेस को आइडेंटिफाई करने के लिए तो IP एड्रेस होता है। तो जब IP एड्रेस है तो वाई बॉदर फॉर जोन ID, जी आती है ना बात जहन में। एक कंप्यूटर पे आपने NIC में एड्रेस दिया है, ठीक है, इसने कहा है इंक्लूड्स अ जोन ID दैट आइडेंटिफाइज अ इंटरफेस, ओके इंटरफेस 2 लगा लें, 2 लगा लिए इंटरफेस। अब दोनों पे अलग अलग एड्रेस होगा, जब अलग अलग एड्रेस होगा तो फिर V4 के रेफरेंस से तो बात बड़ी सिंपल है कि इंटरफेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं चाहिए, IP एड्रेस इटसेल्फ इंटरफेस को आइडेंटिफाई कर रहा है। ये तो बात ही V4 की। V6 में एक नई बात क्यों आई, उसकी एक वजह है, याद रखिएगा। V6 में ऑटोमेटिक प्राइवेट यानी लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस जनरेशन के लिए रूल याद रखिएगा कि नो मैटर कितने NICs कंप्यूटर पे आपने अटैच किए हैं, लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस सिर्फ एक होगा। यानी एक कंप्यूटर है जिसपे आपने NIC 2 लगाए हैं, ओके 2 NIC लग गए, अब क्या होगा, क्या उसमें 2 लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेसेस होंगे? अगर तो V4 होता फिर तो ऐसा ही होता, लेकिन V6 में ऐसा नहीं होगा। V6 में जो एड्रेस है लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस, वो कंप्यूटर स्पेसिफिक है, वो NIC स्पेसिफिक एड्रेस की हद तक नहीं है। लेकिन इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि जाहिर है 2 इंटरफेसेस हैं तो दोनों ने इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट करना है, तो देयर मस्ट बी सम एलिमेंट ऑफ यूनिकनेस। तो वो जो एलिमेंट ऑफ यूनिकनेस है वो जोन ID पूरा कर रही है कि उनके एड्रेस तो कॉमन होंगे लेकिन जो जोन ID है वो साथ लग जाएगी जो कि डिफरेंट होगी, ठीक है। यानी जोन ID की सिग्निफिकेंस सिर्फ किस सूरत में है, जोन ID को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है जब आपके पास एक ही कंप्यूटर पे मल्टीपल NICs हैं और वो कंप्यूटर जो है उस पे आप लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहचान इसकी FE80 है, वो आपके सामने है, इसने नीचे एग्जांपल भी दी है कि FE80 डबल कॉलन /8, यानी अब इस एड्रेस में क्या होगा, FE80 के बाद इतने जीरोस लग जाएंगे जो 128 बिट्स को पूरा कर दें, ठीक है। तो ये कंप्लीट एड्रेस बन जाएगा। /8 इसलिए लिखा हुआ है कि 8 बिट्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं इसमें, ठीक है। ओके जी, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अब देख लें।
जनरली ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि कंप्यूटर पे एड्रेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, ठीक है, ये इसका सिंपल मीनिंग में मतलब है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि कंप्यूटर का जो आईपी स्टैक है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। अब V6 में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के भी दो तरीके हैं, एक है स्टेटफुल और एक है स्टेटलेस। स्टेटफुल का मतलब यह है कि अलोंग विद आईपी एड्रेस कंप्यूटर को डीएनएस और जो दूसरे पैरामीटर्स हैं वो भी मिल गए। और स्टेटलेस का मतलब है कि कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिल गया लेकिन उसे जो दूसरे पैरामीटर्स हैं डीएनएस वगैरह वो उसके ट्यून नहीं हो सके, ठीक है। तो अब इसमें देख लें, स्टेटफुल जो कॉन्फ़िगरेशन है IPv6 की वो DHCP वर्जन 6 के साथ है, ठीक है। अब इसने सबसे पहले कंप्यूटर ने क्या किया, एक एड्रेस ड्राइव किया खुद से, ठीक है। ड्राइव लिंक लोकल एड्रेस, लिंक लोकल लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब है आपको पता लग जाना चाहिए ये एड्रेस कौन सा है। ये FE80 से स्टार्ट हो रहा है और ये कॉरस्पॉन्ड करता है ऑटोमेटिक प्राइवेट वाले एड्रेस से जो V4 में होता था, ठीक है। यानी ये वो एड्रेस है जो कंप्यूटर खुद से जनरेट करेगा लेकिन वो लिंक लोकल स्पेसिफिक होगा। अब कंप्यूटर क्या करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा, चेक फॉर एड्रेस कन्फ्लिक्ट, सबसे पहले एड्रेस कन्फ्लिक्ट चेक करेगा, ठीक है, यूजिंग नेबर सॉलिसिटेशन, ठीक है। नेबर सॉलिसिटेशन होगी यहाँ पे कोई ब्रॉडकास्ट नहीं होगी। एड्रेस कन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं मिला, कांटेक्ट करेगा राउटर से, ठीक है, चेक फॉर अ राउटर ऑन द नेटवर्क, ये जनाब राउटर का एड्रेस। राउटर से चेक करने के बाद अब राउटर इसको बता दे, या तो राउटर की दी हुई इंफॉर्मेशन पे ये अपने आप को ट्यून कर लेगा, ठीक है। अगर तो राउटर की दी हुई इंफॉर्मेशन पे इसने खुद को ट्यून कर लिया तो फिर तो ये एड्रेस कहलाएगा स्टेटलेस। लेकिन अगर राउटर की दी हुई इंफॉर्मेशन से इसे पता लगा कि मुझे DHCP से भी कांटेक्ट करना है, ये देखें ये रिप्लाई आया, और अब अगर तो यहां बात खत्म हो गई फिर तो इसका मतलब है कि ये स्टेटलेस है। लेकिन अगर ये जाता है DHCP के पास और DHCP से एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रिसीव करता है, ठीक है, देखें उसने कंडीशन ऊपर बताई है स्टेप 6 में, इफ मैनेज और अदर फ्लैग सेट, यानी जो रिप्लाई आया उसमें मैनेज और अदर फ्लैग सेट था, तो फिर ये DHCP V6 के पास गया और DHCP V6 ने यानी DHCP सर्वर ने इसे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जो इसको TCP/IP के साथ चाहिए थी, फॉर एग्जांपल DNS एड्रेस, ठीक है, और ये अब स्टेटफुल हो गया। ओके जी, इसके बाद है ऑटो कॉन्फ़िगरिंग IPv6 एड्रेसेस, इसमें कुछ बातें और हैं और इसकी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं वो उसका सीक्वेंस ये है कि टेंटेटिव है, देन वैलिड है, देन प्रेफर्ड है, देन डेप्रिकेटेड है, देन इनवैलिड है, ठीक है। ये बेसिकली आपको बताई गई हैं कि जो एड्रेस की ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि कंप्यूटर स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में सबसे पहले उसने क्या किया था, ये ड्राइव किया एड्रेस और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्शन किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेप 2 तक IPv6 एड्रेस की स्टेट क्या है तो आपका आंसर होगा टेंटेटिव। ये जब तक इसकी स्टेट टेंटेटिव है ये कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ये समझ लें, ठीक है, समझ क्या लें, नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद जब कॉन्फ्लिक्ट वेरीफाई हो गया, कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्शन नहीं है, तो फिर वैलिड स्टेट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये वैलिड स्टेट जो है इसमें विद इन वैलिड स्टेट कंप्यूटर का एड्रेस प्रेफर्ड के फेज में होता है, और अगर कंप्यूटर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट कर ले तो फिर डेप्रिकेटेड स्टेट में जाता है। डेप्रिकेटेड में भी रिसीव कर सकता है, सेंड भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर डेप्रिकेटेड से इनवैलिड में चला जाए, यानी जो जिन चीजों की वजह से वो सस्पिशियस था वो सही निकल आए, कोई प्रॉब्लम है जो आइडेंटिफाई हो जाए, तो फिर वो इनवैलिड में चला जाता है। इनवैलिड का मतलब ये है कि फिर वो एड्रेस यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसकी स्टेट्स हैं, ये प्रेफर्ड लाइफ टाइम है, ये वैलिड लाइफ टाइम है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेफर्ड लाइफ टाइम में ऑटो कॉन्फ़िगर्ड आईपी एड्रेस की स्टेट्स क्या होती हैं तो आंसर वुड बी टेंटेटिव, प्रेफर्ड। और अगर आपसे पूछा जाए वैलिड लाइफ टाइम में आईपी एड्रेस की स्टेट्स क्या होती हैं तो आंसर वुड बी टेंटेटिव, प्रेफर्ड एंड डेप्रिकेटेड। आगे आ जाएं। ओके जी, व्यू करते हैं एड्रेस, कॉन्फ़िगर करते हैं और इसको पिंग भी करके चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा।
जनाब से भी बूट कर लें। इस पर लॉग ऑन हो जाए सबसे पहले। ये एक्चुअली काफ़ी देर अगर इस पर कोई एक्टिविटी ना होना तो फिर ये इसी तरह साइलेंट हो जाता है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ओके जी, इस पर लॉग ऑन हो जाते हैं। आप कनेक्टिविटी वेरीफाई करने के लिए जिस तरह V4 में पिंग कमांड यूज करते थे वही मेथड V6 में भी यूज होगा। बस आप इसके साथ स्विच लगा लें। -4 का स्विच लगाएंगे तो V4 एड्रेस देंगे, -6 का स्विच लगाएंगे तो V6 एड्रेस देंगे। उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, ये जरूर है कि V6 एड्रेस आपको पता होना चाहिए, वो जरा लंबा चौड़ा, तो वो देख के आप पुट कर दें तो पिंग का रिप्लाई आएगा, V6 पे भी आता है। इसी तरह लूप बैक के लिए आप पिंग लूप बैक कर दें, V6 अगर ट्यून है तो उसके मुताबिक रिप्लाई आ जाएगा। चलें देखते हैं, इसे हम आगे चलते हैं। ये एक दफ़ा लोड हो जाए, जितना टाइम लेने ले ले। हम ये तीनों काम करके देख लेते हैं। V6 एड्रेस भी ट्यून करके देख लेते हैं, उसके बाद पिंग भी करवा लेंगे। और जब आप DHCP करेंगे तो हम उसमें स्कोप भी देख लेंगे। DHCP आपने पढ़ ली है, लेकिन DHCP की जो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने नहीं पढ़ी। वो आपकी आई थिंक यूनिट 2 में है या यूनिट 3 में है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो फेल ओवर है वो DHCP का किस तरह कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, तो जो एडवांस चीजें हैं DHCP की वो आगे आनी है, उसके लिए वरी नहीं होइएगा। ओके जी, इसके बाद को एग्जिस्टेंस विद IPv4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि V6 अभी भी फुली लोडेड नहीं है। अभी भी V6 जो है यानी आप V4 को छोड़ नहीं सकते। एप्लीकेशंस अभी भी जो लिखी जा रही हैं V4 पे हैं। ठीक है, इसके टेस्टिंग के फेजेस जरूर चल रहे हैं और अब तो ऐसी एप्लीकेशंस भी डेवलप की गई हैं, बल्कि इवन इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशंस विंडोज में भी ऐसी अवेलेबल हैं जो V6 के बगैर नहीं चल सकती, जिसकी एग्जांपल है डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, जो V6 रिक्वायर करता है, लेकिन स्टिल वी आर फार अवे फ्रॉम IPv4 कंप्लीट रिमूवल। अभी V4 रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमने को एग्जिस्टेंस देखनी है, उसके बाद हम ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज भी देखेंगे। को एग्जिस्टेंस में हमने ये डिस्कस करना है कि नोड टाइप्स क्या हैं। ठीक है, एक नोड टाइप नेम रेजोल्यूशन नोड टाइप्स भी होती थी, यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, उसे आपने मिक्स नहीं होने देना। आप में से वैसे मुश्किल है कि वो आपको पता हो, लेकिन अगर पता है B नोड, P नोड, M नोड, H नोड, तो वो अलग नोड टाइप्स होती थी, उनका ताल्लुक नेट बायोस नेम रेजोल्यूशन के साथ है। यहाँ पे नोड टाइप का मतलब है कि वेदर कंप्यूटर यूजेस V4 एड्रेस और V6 एड्रेस। ठीक है, उसके बाद IPv4 एंड V6 को एग्जिस्टेंस, इसे हम डिस्कस करेंगे कि अगर दोनों एग्जिस्ट करते हो तो फिर उसमें कौन कौन सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद DNS को कॉन्फ़िगर करेंगे और व्हाट इज IPv6 ओवर V4 टनलिंग, ये देखेंगे। ओके जी, देख लें अब कोई जिंदा हो गया। ओके जी, हो गया जिंदा, और ये भी हो गया। इसको भी लॉग ऑन कर दें ताकि ये एक ही दफ़ा जो टाइम लेना है वो ले लें।
ओके जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ IP कॉन्फ़िग। तो ये एड्रेसेस हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं। वापस में देखें FE80 आ गया, इसका मतलब है ऑटोमेटिक प्राइवेट है। ठीक है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे जनाब कर देता हूँ मार्क। काफी लंबा है, मुझे ज़बानी याद नहीं रहेगा। अब इसमें देखें %12 इसने किया है ताकि अगर मल्टीपल NIC हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। एक तो इसमें हमने ये चेक करना है कि ये V6 को सपोर्ट कर रहा है, क्या इसकी नेटवर्क प्रॉपर्टीज में V6 जो है वो ऑन है। ठीक है, चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स में आए और यहाँ पे हम जनाब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये जनाब प्रॉपर्टीज में V6 का चेक बॉक्स सिर्फ आपने देखना है कि वो सिलेक्टेड है। ये जनाब V6 सिलेक्टेड है, ठीक हो गया, कैंसिल कर दें। और मैंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस पे जो वो है कॉपी किया था, हम देख लेते हैं वो सेम है अगर, तो फिर तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सर ये IPv6 के लिए पूरी इन्वायरमेंट V6 पे चल रही हो, जैसे कि मैंने स्टैटिक इसको असाइन करना है, मेरा DNS V4 है, डिफॉल्ट गेट पे भी V4 है, तो वो कैसे हो? नहीं, फिलहाल तो आप V6 ओनली इन्वायरमेंट पे नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो अभी भी डिपेंडेंट है। लेकिन जो आपने कहा ना कि क्या V6 के लिए जरूरी है पूरा एनवायरनमेंट V4 हो, नहीं, ऐसा नहीं है। V6 के लिए पूरे एनवायरनमेंट का V6 पे होना जरूरी नहीं है। कोएग्जिस्टेंस भी हो सकती है कि कुछ पोर्शन आपके नेटवर्क का ऐसा है जिसमें आपके पास V4 है और कुछ पोर्शन ऐसा है जिसमें आपके पास V6 है। और इसी के लिए हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं कोएग्जिस्टेंस, वो हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। और अगर ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर यानी आपको फिर ट्रांजिशन जो है वो करनी पड़ेगी। आप आहिस्ता आहिस्ता V6 पे जाएंगे, आप एकदम से कन्वर्ट नहीं करेंगे। सर एक सवाल पूछना चाह रहा था मैं। जी पूछें प्लीज। सर ये पॉसिबल है कि अगर हम दो डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं, एक डिवाइस के ऊपर IPv4 का जो है IP कॉन्फ़िगर हुआ और एक पे IPv6 का कॉन्फ़िगर हुआ हो, बिल्कुल जी, क्या इनकी आपस में कन्वर्सेशन होगी? 100% होगी, 100% होगी। और V4 जो टनलिंग है वो हम इसीलिए तो डिस्कस कर रहे हैं। देखें, एक चीज याद रखिएगा कि जो IPv4 एड्रेस है और जो V6 एड्रेस है, कुछ चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे इंप्लीमेंट कर दी गई हैं, ठीक है, इंप्लीमेंटेड होती हैं, यानी आप डिसेबल कर दें तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, अदरवाइज ये इंप्लीमेंटेड है। आपका जो प्रोटोकॉल होता है ना, जो आपका IP हेडर होता है, उसमें प्रोटोकॉल की फील्ड होती है, ठीक है। अगर आप V6 यूज नहीं कर रहे तो प्रोटोकॉल की जो फील्ड है उसमें क्या लिखा होता है, 4 का मतलब है IPv4, ठीक है, यानी V6 यूज नहीं हो रहा। अगर आप V6 का एनवायरमेंट है और आप V6 एनेबलमेंट भी किए हुए हैं तो फिर प्रोटोकॉल की जो फील्ड है, अगर आपने V6 के पैकेट को V4 में एनकैप्सुलेट करके भेजा है तो जो प्रोटोकॉल की फील्ड है वो क्या वैल्यू देगी, 41 देगी, वो 41 अगर वैल्यू होती है तो इसका मतलब है कंप्यूटर को पता लग जाता है कि ये जो पैकेट है इसके अंदर V6 का पैकेट है, इसको खोलना है, अंदर से V6 का पैकेट निकालना है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा कि हेडर में वैल्यू प्रोटोकॉल फील्ड की 4 होगी अगर उसके अंदर V6 का पैकेट नहीं छुपा हुआ, और अगर V6 का पैकेट उसके अंदर इनकैप्सुलेट हुआ है, बाहर V4 है अंदर V6 है, तो कंप्यूटर सबसे पहले बताता है कि मैंने इनकैप्सुलेट किया है V4 के पैकेट को, V6 के पैकेट को V4 के अंदर, क्योंकि जाहिर है जहां पे V4 और 6 दोनों यूज हो रहे हैं
वहां पे ज्यादा चांसेस यही है कि बेस प्रोटोकॉल V4 होगा, V6 कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए होगा, ठीक है। तो प्रोटोकॉल फील्ड में 41 होने का मतलब ये है कि V6 पैकेट हैज बीन इनकैप्सुलेटेड विद इन V4। तो फिर वो V4 के हेडर्स को उतारेगा, अंदर से V6 निकालेगा और फिर उसे पढ़ेगा कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं और दोनों की जो को एग्जिस्टेंस है उसमें आपको वो टेक्नोलॉजिकल चीजें पता होनी चाहिए। असल बात ये है, अगर आपको वो टेक्नोलॉजिकल चीजें नहीं पता कि ट्रेडो क्या होता है, 624 क्या होता है, आइजा टैप क्या होता है, तो फिर आप इसकी ट्रांजिशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये जनाब मैंने एड्रेस यहां से कॉपी किया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं। ये याद रखिएगा कि जो कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है, अगर V6 को एक्सेस कर रहा है, लाइक मैं यहां पे लिखता हूं 192.168.1.10, ये V4 एड्रेस है नेबर कंप्यूटर का। मैं अगर इसके स्टार्ट में यहां लाइक -4 भी कर देता तो आंसर सेम होना था, ठीक है। अब अगर मैं 4 की जगह लिख देता हूं 6, ठीक है, तो अब मुझे 6 वाला एड्रेस देना चाहिए। वो देखें नहीं मान रहा, वो कह रहा है तुमने एड्रेस गलत दिया है। तो इसे आप हटाएंगे, यहां पे अब आप एड्रेस कौन सा लिखेंगे, 6 वाला। अब बात सही हो गई, अब इसे रिप्लाई देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जरूरी है कि जो कंप्यूटर है इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए 6 यूज करने की। लाइक अगर मैं इसके TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन में से 6 को निकाल देता हूं, मैं लाइक इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूं और मैं कहता हूं कि ये 6 मैंने अनचेक कर दिया, ठीक है। ये मैं जीशान आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। तो अब ये 6 को एक्सेस नहीं कर सकेगा। ये देखें, वो देखें जर्नल फेलियर आ गया। प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने वो स्टैक में से उसे माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये तो जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास 6 और 4 दोनों यूज हो रहे हैं तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है एक सबनेट 6 ओनली है, उस सबनेट में खाली 6 यूज हो रहा है, एक और सबनेट है वो खाली 4 ओनली है, सिर्फ 4 यूज हो रहा है। तो फिर आपको ट्रांजिशन यानी उसकी जो कोएग्जिस्टेंस टेक्नोलॉजीज हैं उनमें से कुछ यूज करना पड़ेगा। आपको डिपेंडिंग अपॉन मैनी अदर थिंग्स आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे आइजा टैप यूज करना है, यहाँ पे ट्रेडो यूज करना है या यहाँ पे 624 यूज करना है। आज के लेक्चर में इन तीनों पे डिस्कशन है, ठीक है। हम इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे कि आइजा टैप, ट्रेडो और 624 टेक्नोलॉजीज जो हैं, इन तीनों में से कौन सी मुझे कब सूट करेगी। मैं अपने नेटवर्क की कौन सी चीजें देख के डिसाइड करूंगा कि वेदर टू गो फॉर 624 और आइजा टैप, ठीक है, या ट्रेडो। और ये जो नाम इनके रखे गए हैं ये भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं सर। यही मेरा सवाल, हाँ, ठीक है, ये आप देख लें। यही मेरा सवाल था कि एक साइड पे अगर IPv4 चल रहा है, दूसरी साइड पे IPv6 चल रहा है, हाँ, तो फिर आपको दोनों के दरमियान में ट्रांसलेट कैसे होगा? राउटर लगाना पड़ेगा। आपका राउटर एक्ट करेगा, जिसका एक इंटरफेस है वो 6 ओनली पे होगा, एक 4 ओनली पे होगा और उस पे और भी चीजें होंगी जो यानी कि सोर्स में IP एड्रेस हेडर में IPv4 का जा रहा है, लेकिन नहीं, फिर तो 4 का ही जाएगा, फिर तो ट्रांसलेटर का काम होगा ना ये, ठीक है। हाँ। फिर तो ट्रांसलेटर का काम है। हम तो बात कर रहे थे कि हमारे पास ऐसी नोड्स भी हो सकती हैं जो 4 और 6 बोथ पे हों। अगर ऐसी नोड है जो 6 और 4 दोनों पे है तो फिर तो वो हेडर में लिख देगी 41। वो तो सर इजी है ना फिर। ठीक है। ये देखें, सबसे पहले नोड टाइप्स देखें, उसमें आपको और क्लियर होगा। ये हमारे पास नोड टाइप्स हैं, V6 ओनली नोड, IPv6 नेटवर्क और V4/6 नोड, ठीक है, और एक है V4 ओनली नोड, ठीक है। ये IPv4 नेटवर्क है, एक IPv6 नेटवर्क है। तो यहां पे आप देख लें जीशान के दरमियान में क्या चीज लगी हुई है, राउटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये राउटर उसको टनल करेगा। टनल मींस 4 के पैकेट के अंदर 6 को रख देगा। जी, IPv4 एंड V6 कोएग्जिस्टेंस देख लें। विंडोज सर्वर 2012 यूजेस अ डुअल IP लेयर आर्किटेक्चर दैट सपोर्ट्स V4 एंड V6 इन अ सिंगल प्रोटोकॉल स्टैक, ठीक है। एक ही प्रोटोकॉल स्टैक में दोनों की सपोर्ट रखता है। DNS records required for coexistence are, सबसे पहले होस्ट ए रिसोर्स records for V4 है, IPv6 होस्ट टेट्रा ए रिसोर्स record, इसको मैंने पढ़ दिया। इसको वैसे जो इंडस्ट्री नेमिंग है उसमें क्वाड ए कहते हैं, ठीक है। क्वाड ए का मतलब है कि यू आर डीलिंग विद V6A record, ठीक है। आप DNS में भी अगर जाएं तो DNS में आपके पास सेपरेट ऑप्शन होती है
मैं अगर डीएनएस ओपन करूं, ठीक है, तो डीएनएस में जनाब ये लाइक यहां से ओपन कर लें डीएनएस डायरेक्ट, ये जनाब डीएनएस खुल गया। तो डीएनएस में आपके पास जहां पे आप 4 देते हैं वहीं पे 6 भी है। समझने वाली बात ये है कि जहां मैं 4 दे रहा हूं वहीं पे मैं 6 भी दे सकता हूं। ये मैं यहां राइट क्लिक करता हूं, न्यू, ये देखें क्या थी ऑप्शन, न्यू होस्ट ए और क्वाड ए। अब मैं क्वाड ए देना चाहता हूं, मैं यहां नेम लिख देता हूं PC34 और नीचे एड्रेस में मैं लिख देता हूं ये जनाब, इसको मैं लिंक लोकल यूनिकास्ट लोकल बना देता हूं FD10। ये जनाब V6 एड्रेस ऐड हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इस वक्त एक्सेस करने की अटेम्प्ट करूं तो इसको रेजोल्यूशन तो कर देनी चाहिए, रेजोल्यूशन में तो इसे कोई एतराज नहीं होना चाहिए, पिंग बेशक ना हो। अटेम्प्ट करके देखते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं और इसे कहें पिंग pc34.ct.com, देखते हैं क्या कहता है। नहीं जी, कुछ भी नहीं किया इसने, PC34 ही है, PC. ठीक है, इसकी जरा कैशे क्लियर करें। ये भी बड़ा मसला है कि इसमें, ठहरें इसके अंदर बनाता हूं, न्यू होस्ट PC23 200, लाइन जी पब्लिक कर दिया मैंने। एक्सेस करें इसे, आप ये देखें कि उसने अंडरस्टैंड कर लिया और टाइप टेट्रा ए कर दी है, क्वाड ए रिकॉर्ड बनाया इसने। अब हम इसे कहते हैं पिंग PC23.mcsc2.com। अच्छा, इसमें देख लें स्टैक लेवल पे सेलेक्टेड करना चाहिए था क्योंकि ये जो फुली क्वालिफाइड रिकॉर्ड है वो तो यही है। यहां पे -6 करें, इसको फोर्स करें, ये अभी भी नहीं किया। चलें, बहरहाल रैकेट की जो एडिशन है वो आपने देख ली। ये रैकेट इसने ऐड किया और अंडरस्टैंड भी किया है कि ये हमारे पास क्वाड ए रैकेट है, ये V4 का रैकेट नहीं है। अच्छा जी, DNS records required for coexistence, this one ये मैंने बता दिया आपको, क्वाड ए record बनेगा। देन रिवर्स लुकअप पॉइंटर भी आप बना सकते हैं V4 और 6 नोड्स के लिए। अच्छा जी, हमने record बना के देख लिया। वेरीफाई नेम रेजोल्यूशन, ये हम नहीं वेरीफाई कर सके, मुझे एक दफा और जरा से लड़ाई करने दें। आखिर इसने क्यों DNS की सर्विस को एक दफा रीस्टार्ट करवाएं। क्लाइंट साइड से भी ट्राई करके देखें। पिंग और PC23.mcsc2.com रिजॉल्व कर दे, एक्सेस बेशक ना करे। एक काम करते हैं, अगर इससे ज्यादा इस पे एतराज हो रहा है तो हम एक ऐसा नेम देते हैं और ऐसा एड्रेस देते हैं जो इस पे कॉन्फ़िगर्ड होगा, क्योंकि हम डमी दे रहे हैं ना, हम डमी नहीं देते, हम एक्चुअल देते हैं और एक्चुअल दे के और एक्सेस करवाते हैं। उसके लिए हम जाते हैं कंप्यूटर के NIC की प्रॉपर्टीज
हम इसे मैनुअली एक v6 एड्रेस देते हैं और फिर उसका रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, ये जनाब v6 से प्रॉपर्टीज में आए, यूज द फॉलोइंग एड्रेस। यहां पे मैं जनाब ये हटा देता हूं और इधर कर देता हूं 20। इसको यहां से कॉपी भी कर लें ताकि ए रिकॉर्ड भी बन जाए। प्रीफिक्स 64 हो गया, ओके कर दें, ओके कर दें। नहीं जी, अभी ये सही रिकॉर्ड बनाया है हमने। अब डीएनएस को इस पे एतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डमी एंट्रीज पे डीएनएस इस तरह करता है। रेजोल्यूशन तो खैर से फिर भी करनी चाहिए थी, लेकिन अब तो कोई इसमें इशू नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड एड्रेस है। और अगर डीएनएस इसकी रेजोल्यूशन नहीं करता तो हमारी कम्युनिकेशन रुक जाएगी इफ़ वी आर यूजिंग ओनली v6। ये मैंने एड्रेस दे दिया, यहाँ पे मैं कंप्यूटर का नेम दे देता हूँ। मेरा कंप्यूटर जो है वो लाइक डीसी है, ठीक है जी, DC6 लिख देता हूँ। तो dc6.mcsc.com का ये एड्रेस है। ऐड होस्ट करें, ओके कर दें, डन करें, करें जी एक्सेस। क्लाइंट साइड से करके देख लें। पिंग dc6.mcsc.com। -6 लगाएं। ओह सॉरी, MCSC2 करें ना, ये तो हमने नेम ही गलत दिया है। अच्छा, NS लुकअप से रिजॉल्व। सर आपने MCSE के स्पेलिंग गलत दिए। सर आपने MCSE की स्पेलिंग गलत दी है। थैंक यू। चलें जी, अब तो बहुत स्पीड में एरर दिया उसने। ipconfig/flush DNS करें, रेजोल्यूशन करता है। मैं बड़ा हैरान हूं कि क्यों नहीं कर रहा। हम NS लुकअप से करके देखते हैं। NS लुकअप, और इसको आप करें सेट टाइप इज इक्वल टू टेट्राए, और आगे आप लिखें dc6.mcsc2.com। ये देखें रिजॉल्व कर रहा है, v6 एड्रेस आया। तो फिर आखिर ये उस तरह क्यों नहीं कर रहा? उस तरह भी करना चाहिए। जब इसने रेजोल्यूशन कर दी है तो हम इसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये 6 को क्यूरी करे। पिंग dc6.mcsc2.com, फ्लैट क्यूरी करके देखें। फ्लैट क्यूरी में भी यही रिजल्ट है। इधर आ जाएं, इधर ये करें पिंग dc6.mcsc2.com। हो गया जी, यहां से हो रहा है तो फिर उधर से क्यों नहीं हो रहा? उधर जरा चेक करें, डीएनएस का एड्रेस ठीक दिया हुआ है, लेकिन डीएनएस का एड्रेस अगर गलत है तो फिर तो ये बड़ा अजीब बात है। जब ये यहां से कर रहा है तो हमने इसका v6 खत्म तो नहीं किया था। क्योंकि खत्म हमने किया था, लेकिन उसके बाद इनेबलमेंट हुई थी या नहीं हुई थी, या तो उसी में। ठीक है, इनेबलमेंट हुई हुई है। बहरहाल डीएनएस वेरीफाई हो गया क्योंकि सर्वर से इसने हमें करने दिया है। फ्लश डीएनएस पिंग dc6.mcsc2.com। आई डोंट नो ये क्यों नहीं जा रहा, इसको जाना चाहिए। जब ये एनएस दोबारा खोल के फिर चेक करें। कमांड प्रॉम्प्ट ये लें, कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो गई, दोबारा खोल लें। पिंग dc6.mcsc2.com। क्योंकि और कोई कंडीशन नहीं होती। मेरा ख्याल है जो मैंने इसे ऑफ किया था उसकी वजह से कोई इशू हुआ है, क्योंकि अदरवाइज देखें ना, एनएस लुकअप अगर चल रही है, एनएस लुकअप का मतलब होता है कि क्लाइंट डीएनएस तक जा रहा है। ये देखें, ये क्लाइंट डीएनएस तक गया है। अब मैं ऐसे अगर कहता हूँ सेट टाइप इज इक्वल टू टेट्राए रिकॉर्ड चेक करो, और टेट्राए के बाद मैं ऐसे कह देता हूँ dc6.mcsc.2.com,
तो ये डीएनएस का रिप्लाई ला रहा है, ये देखें डीएनएस का रिप्लाई आ गया, ठीक है, और उसमें V6 एड्रेस मौजूद है, ये आपके सामने। तो इसको फिर जो हम, अच्छा एक मिनट जरा इससे डिस्प्ले डीएनएस करें और देखें कि इसने, सर ऊपर आपने MCSE को ना मिसस्पेल किया, वो अब ठीक कर लिया ना हमने, तो हमने ठीक करके, और यहाँ पे मैं -6 भी लगा देता हूँ, ये देखें ना। तो ये क्लाइंट कोई और भी इशू है जो इस पे, और मुझे यही लग रहा है कि जब मैंने ऑफ करके ऑन किया उस वक्त से कोई बीमारी हुई है, क्योंकि अगर ये यहाँ से, अब ये जो रेजोल्यूशन हुई है ये भी डीएनएस के थ्रू ही हुई है। अगर मैं इसका कैशे व्यू करूं, इसका कैशे आप व्यू करें, डिस्प्ले डीएनएस, ये देखें कैशे में एंट्री आ रही है, ठीक है। तो जब इसका रिजॉल्वर काम कर रहा है तो उसके रिजॉल्वर को भी काम करना चाहिए, ठीक है। देखें ए रिकॉर्ड उसे नहीं मिला, ये देखें ए रिकॉर्ड में वो कह रहा है कि नो रिकॉर्ड फॉर ए, ये जो उसने रिकॉर्ड उठाया है ये टेट्रा ए है, ठीक है जी, और उसका प्रूफ है ये रिकॉर्ड टाइप के आगे 28 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये बेसिकली ये रिप्लाई जो इसने, ये रिप्लाई जो उठा के लाया है ये V6 का लाया है। अब क्लाइंट साइड पे अगर मैं देखता हूं तो क्लाइंट साइड पे जो डिस्प्ले डीएनएस का रिजल्ट है उसमें ये देखें यहां भी क्या हो रहा है, ये आपके सामने रिजॉल्व तो हो गया, ये आपके सामने रिजॉल्व भी हो गया। अच्छा, ये पता क्या हुआ है, समझ में आया आप लोगों को क्या हुआ है? नेम रेजोल्यूशन आपकी सक्सेसफुली हो गई है, आपका पिंग नहीं हो सका, और उसकी वजह यह कि इस पे, इसके ऊपर V6 एड्रेस नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम एक काम करते हैं, हम यहां से इसे मार्क करते हैं, ठीक है, और इसको हम उसी फाइल में डाल देते हैं, ये हमने डाल दिया, और इसको सेव कर देते हैं। इसको हम वहां से फाइल में से उठा के और उस पे V6 एड्रेस ट्यून करते हैं, और V6 एड्रेस हम ऐसा देते हैं जो मैच करे नेटवर्क के साथ, ठीक है। यहां से मैं इसे कॉपी करता हूं, ये तो अब बात समझ में आ गई। इसके ना एक्सेस होने की रीजन बड़ी सिंपल सी है, हम उसे अगर यहीं पे V4 होता तो हम फौरन, हमारे जहन में ये आ जाना था कि एड्रेस मैच नहीं कर रहा। हमने V6 के रेफरेंस से ये चीज नहीं सोची कि V6 में जिस तरह V4 में एड्रेस जो है वो सेम नेटवर्क का होना चाहिए, तो V6 में भी होना चाहिए ना। देखें इसमें अगर अभी मैं एड्रेस देखता हूं V6 का, तो वो तो ऑटोमेटिक प्राइवेट आ रहा है, ये आप देखें। तो एक ऑटोमेटिक प्राइवेट 200 वाले एड्रेस को किस तरह एक्सेस करेगा? ये तो FE80 है, प्रीफिक्स ही डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट। तो V6 एड्रेस दें यहाँ पे, और V6 एड्रेस में मैं जनाब यहाँ पे ये सारा लिख के और इस C को मैं D कर देता हूँ, ठीक है जी। तो एड्रेस दोनों पे यूनिक हो गया, ओके कर दें। अब करें इसे एक्सेस, फ्लश DNS करें, ipconfig/flush DNS, ठीक हो गया। ping dc6.mcse.com, mcse2.com, सॉरी, ये लें, ठीक हो गया। बात समझ में आ गई जीशान? कि एक्सेस ना होने की जो रीजन है वो सिंपल सी रीजन थी कि उस कंप्यूटर पे जो एड्रेस था वो FE80 प्रीफिक्स के साथ था, प्रीफिक्स 64 है, FE80, उसकी नेट आईडी डिफरेंट बन रही थी। तो क्योंकि दोनों कंप्यूटर्स डिफरेंट नेटवर्क में थे, रेजोल्यूशन वो पहले भी कर रहा था, ठीक है, लेकिन वो एक्सेस नहीं कर रहा था। जब हमने ipconfig/display DNS किया तो उसने एड्रेस दिखा दिया, एड्रेस इसने रिजॉल्व किया था, हमारा बेसिकली पिंग फेल हो रहा था। लेकिन क्योंकि हम वो V4 के आदी हैं, तो V4 में पिंग जब फेल होता है तो रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा हुआ आता है, या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल लिखा हुआ आता है, समटाइम ये भी लिखा हुआ आता है पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाउंड, लेकिन हम उसको और तरह से देख रहे थे। तो बेसिकली पिंग ना होने की रीजन सिंपल सी थी कि जो नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क आईडीज है दोनों की, वो मैच नहीं कर रही थी। नाउ इट्स क्वाइट क्लियर, अब आगे चलते हैं। ओके जी, नेम रेजोल्यूशन भी वेरीफाई हो गई, एक्सेस भी वेरीफाई हो गई, और मैनुअल आईपी एड्रेस असाइनमेंट वो भी आपने देख ली किस तरह होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
ओके जी, व्हाट इज IPv6 ओवर V4 टनलिंग? ठीक है, सादा लफ्जों में V4 के पैकेट के अंदर V6 का पैकेट छुपा दिया, यानी पैकेट के बाहर V4 है, पैकेट के अंदर V6 है। IPv6 ओवर V4 टनलिंग अलाउज IPv6 टू कम्युनिकेट थ्रू एन IPv4 नेटवर्क। ठीक हो गया, यानी ये वही एग्जैक्टली केस जो आपने पहले भी डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जो खाली V4 पे है, दूसरा पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जो V6 पे है, तो उसमें जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह होगी। ठीक है, वो यहाँ पे दिखाई गई। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज है, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, इसने IPv6 हेडर भी दिखाया और V4 हेडर भी दिखाया। ठीक है, V6 का पूरा पैकेट V4 के पैकेट के अंदर चला गया। फर्क ये है कि इसमें जो प्रोटोकॉल की फील्ड होगी उसमें 41 लिखा हुआ होगा, जो कन्वे करेगा कि V6 को V4 के अंदर टनल किया गया। इसमें सेपरेटली डिस्कस इसलिए किया है क्योंकि टनल से हम लोग कुछ और मीनिंग भी मुराद देते हैं, जो L2TP और PPTP की टनलिंग होती है, जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से VPN में हम यूज करते हैं। इसको उससे रिलेट नहीं करना है, क्योंकि जो आपकी VPN की टनलिंग है उसमें हमें सिक्योरिटी मिल रही होती है, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिल रही, कोई चीज इनक्रिप्ट नहीं हुई, ये सारी चीजें विजिबल हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात याद रखना है कि इसमें कोई एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी टू एस्टेब्लिश अ टनल, बल्कि सिंपली क्या किया है, V4 के अंदर V6 का पैकेट इनकैप्सुलेट कर दिया गया है। अब इसमें इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए आपके पास जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से मेथड आपके पास मौजूद हैं जो आप यूज करेंगे, वो अब आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। जी, ये अब आ रही है ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज, और यहाँ पे आप बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जब आप 4 से 6 पे जा रहे हैं तो जो आपके जाहिर है कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होंगी जो खाली 4 पे यूज हो रही हैं, या कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो 4 और 6 दोनों को सपोर्ट करती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर एनवायरनमेंट आप इनमें से कोई मेथड अडॉप्ट करेंगे। इन्हें आप देख लें। सबसे पहले है आइजा टैब। देखें, आइजा टैब के बारे में एक बात याद रखिएगा कि आइजा टैब बेसिकली एड्रेसिंग टेक्नोलॉजी है। आइजा टैब का काम है एड्रेस जनरेट करना, और ये ऑटोमेटिकली एड्रेस जनरेट कर देती है। ठीक है, ये बेसिकली जो आपका V4 का एड्रेस है उसको यूज करते हुए V6 का एड्रेस जनरेट कर देती है। अब आप यहाँ पे देख लें, सबसे पहले लास्ट पॉइंट देखें, यूजेस द IPv4 एड्रेस एज पार्ट ऑफ द V6 एड्रेस। ये देख लें, प्राइवेट एड्रेस, और ये पूरा एड्रेस अगर आप इसे गौर से देखें तो जो एंड का पोर्शन है उसमें क्या लिखा है, 192.168.137.133। ठीक है, ये प्राइवेट एड्रेस था, इसीलिए FD00 लिखा हुआ है। पब्लिक एड्रेस में ये आपके सामने 2001 और ये पूरा एड्रेस है, और एंड पे 4 ऑक्टेट जो है उनकी वैल्यू आ रही है जो V4 वाले होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कि आइजा टैब जो है ये बेसिकली एड्रेसिंग टेक्नोलॉजी है। अलाउज IPv6 कम्युनिकेशन ओवर IPv4 इंट्रानेट। ठीक है, कैन बी इनेबल्ड बाय कॉन्फ़िगरिंग एन आइजा टैब होस्ट रिकॉर्ड। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंप्यूटर कब ये डिटरमिन करेगा कि मुझे ये एड्रेस जनरेट करना है और मैंने इसे यूज करना है। ठीक है, उसके लिए याद रखिएगा कि कंप्यूटर को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मेरा जो एनवायरनमेंट है उसमें V6 की जो इंफॉर्मेशन है मुझे उसकी जरूरत है या नहीं। इसके लिए एक होस्ट रिकॉर्ड आप बनाते हैं DNS में। ठीक है, DNS में अगर आप एक होस्ट रिकॉर्ड बना दें जिसका नाम हो आइजा टैब और जिसमें एड्रेस दिया हो राउटर का, तो कंप्यूटर जब इसे रिजॉल्व कर लेगा तो कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि मेरे एनवायरनमेंट में 6 की सपोर्ट है, और फिर वो 6 का एड्रेस जनरेट कर लेगा। यानी कंप्यूटर में इसके लिए कोई इनेबलमेंट नहीं होती, कंप्यूटर पे आइजा टैब इनेबल्ड है, लेकिन उसने आइजा टैब को यूज कब करना है, जब आइजा टैब नेम रेजोल्यूशन का आंसर उसे पॉजिटिव मिले, ये नेम रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तब वो इसे यूज करेगा, अदरवाइज इसे यूज नहीं करेगा। ठीक है, और उसके लिए आपको DNS में एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, और आने वाले लेक्चर्स में हम इसे और भी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, DNS में आप आइजा टैब रिकॉर्ड बना भी दें अगर, तब भी आइजा टैब कंप्यूटर यूज नहीं करता। उसकी वजह यह है कि DNS में एक ग्लोबल पॉलिसी लगी हुई होती है जो आइजा टैब होस्ट रिकॉर्ड की रेजोल्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर रही होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न सिर्फ DNS में आइजा टैब का रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, बल्कि साथ साथ आपको उस ग्लोबल पॉलिसी में से वो एक्सेप्शन जो है वो डालनी पड़ेगी कि आइजा टैब रिकॉर्ड को रिजॉल्व करना है। ठीक है,
देन आपका जो कंप्यूटर है वो यानी आइजर टैब को किक इन करेगा। ओके जी, कनेक्ट ऑल नोड्स टू अ सिंगल IPv6 नेटवर्क देन यूजेस द IPv4 एड्रेस एज पार्ट ऑफ द V6, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कीवर्ड जो आपने याद रखना है वो ये कि आइजर टैब इज बेसिकली एड्रेसिंग टेक्नोलॉजी, ये एड्रेसिंग टेक्नोलॉजी है। अच्छा जी, व्हाट इज 624, ये देख लें। दो आपके पास जो फुली लोडेड सॉल्यूशंस हैं वो एक 624 है और एक ट्रेडो है। फर्क दोनों में ये है कि 64 जो है वो नेट के साथ यूज नहीं होता, जो ट्रेडो है वो नेट के साथ यूज हो जाता है। तो देख लें, पहले 624 की बात कर रहा है। व्हाट इज 624? प्रोवाइड्स IPv6 कनेक्टिविटी ओवर द IPv4 इंटरनेट। बेसिक सी बात है कि सबसे पहला काम जो ये कर रहा है वो ये कि V6 की कनेक्टिविटी हमें दे रहा है V4 में। वर्क्स बिटवीन साइट्स और फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, दो साइट्स के दरमियान भी यूज हो सकता है और ये भी हो सकता है कि जो दो होस्ट्स हैं उनके दरमियान ये ऑपरेट हो रहा हो। इज नॉट सुटेबल फॉर सिनेरियोज यूजिंग नेट, ये नेट के साथ यूज नहीं होगा। अगर आप नेट यूज कर रहे हैं तो देन गो फॉर ट्रेडो। ट्रेडो जो है वो डिजाइन किया गया नेट के लिए। यूजेस द फॉलोइंग नेटवर्क एड्रेस फॉर्मेट, ये आपको नीचे एड्रेसिंग फॉर्मेट नजर आ रहा है कि 2002 होगा, उसके बाद wwxs:/WYYZZ, ठीक है, ये जो एड्रेस ड्राइव होगा। देन सबनेट आईडी आ जाएगी, डबल कॉलन यानी जीरोज होंगे एंड देन /64, ठीक है। उसके बाद टू इनेबल विंडोज सर्वर 2012 एज अ 6-4 राउटर, आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आप पावरशेल से इनेबल कर सकते हैं, आप इनेबल करेंगे ICS, देन ये काम करेगा, ठीक है। और मेक श्योर के जो नेट बेस्ड एनवायरनमेंट है उसमें ये यूज ना हो। ओके, व्हाट इज ट्रेडो, ये देख लें। अच्छा, ट्रेडो वर्ड सुना है आपने? ट्रेडो इज टाइप ऑफ अ सी वॉर्म, जो कह लेंगे जो लकड़ी है उसको उसके अंदर घुस जाता है, तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली V4 का पैकेट, V6 का पैकेट जो है V4 के अंदर ट्रेवल कर रहा है। ट्रेडो इनेबल्स IPv6 कनेक्टिविटी ओवर द IPv4 इंटरनेट थ्रू नेट, ठीक है जी, इसमें नेट की भी सपोर्ट है। रिक्वायर्स अ ट्रेडो सर्वर टू इनिशिएट कम्युनिकेशन, कैन बी कॉन्फ़िगर्ड विद द कमांड दैट सेट नेट ट्रेडो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और जब आप हम करेंगे डायरेक्ट एक्सेस तो उसमें हमें V6 की सपोर्टेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें भी ट्यून करना पड़ता है। उसके बाद विंडोज सर्वर 2012 कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज अ क्लाइंट सर्वर और रेले, ठीक है जी, रेले के तौर पे भी यूज हो सकता है जो नॉन ट्रेडो सिस्टम को ट्रेडो में जिसका पैकेट भेज रहा हो। और इस कॉन्फ़िगर्ड एज अ क्लाइंट बाय डिफॉल्ट, क्लाइंट पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड है। मस्ट बी एन एंटरप्राइज क्लाइंट ऑन डोमेन नेटवर्क, ठीक है। बेसिकली जो डोमेन एनवायरनमेंट है उसके लिए डिजाइन किया गया, और ये आपको यहाँ अगर आप डायग्राम को और से देखें तो ये आपका V4 इंटरनेट है, ठीक है, यानी जो हमारा एक स्टैंडर्ड इंटरनेट है। ये आपके पास नेट डिवाइस लगी हुई है जो ट्रांसलेशन कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडो क्लाइंट है, ये ट्रेडो सर्वर है, ठीक है। और ये दोनों जो कम्युनिकेशन है हमने इन्हीं दोनों के दरमियान पॉसिबल बनानी थी, तो ये दोनों आपस में नेगोशिएट करके कम्युनिकेट कर लेंगे बिकॉज ऑफ यानी करेगा तो ये भी टनलिंग ही, ठीक है। बेसिक आइडिया वही है कि 6 के पैकेट को 4 में डाल दें, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो इनिशियल सेटअप है वो जरूरी है कि सबसे पहले ये पता लगे कि नेट यूज हो रहा है या नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। V6 जो है वो किस फॉर्मेट में हमने यूज करना है, विद सपोर्टेड नेट या नेट के बगैर। एक और चीज मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि ये जो आपने टेक्नोलॉजीज पढ़ी हैं ट्रेडो और आइजाटैप और 624, ये वो हमने मेथड्स पढ़े हैं जो विंडोज सपोर्ट करती है, ठीक है। यही काम अगर आप सिस्को में करें या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ रहे हो तो बेसिकली कॉन्सेप्ट अपना ये बना लें कि दीज आर नॉट द ओनली टेक्नोलॉजीज। जब आप V6 to V4 ट्रांजिशन और कोएग्जिस्टेंस पढ़ते हैं तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, उनमें से उन बहुत सारी चीजों में से कुछ जिनकी विंडोज में सपोर्ट थी हमने सिर्फ वो पढ़ी है। अच्छा जी, पोर्ट प्रॉक्सी ये भी एक कॉन्सेप्ट है और इसकी जरूरत उस वक्त पड़ेगी जब आपके पास एप्लीकेशंस यूज हो रही हैं जो V6 को सपोर्ट करती हैं। ये देख लें, यूज पोर्ट प्रॉक्सी प्रोवाइड IPv6 ओनली होस्ट
विद एक्सेस टू IPv4 ओनली एप्लीकेशन। ठीक है, आपका जो होस्ट है वो उस पर सिर्फ V6 की सपोर्ट है, सॉरी, और एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन आपकी V4 वाली है, होस्ट जो है वो V4 को सपोर्ट नहीं करता, तो फिर आपको पोर्ट प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। प्रोवाइड एक्सेस बिटवीन IPv4 ओनली एंड V6 ओनली होस्ट। ठीक है, यानी एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक ऐसा कंप्यूटर है जिसपे 6 की सपोर्ट है ही नहीं, और एक और ऐसा कंप्यूटर है जिसपे 4 की सपोर्ट नहीं है, देन आपको पोर्ट प्रॉक्सी यूज करनी पड़ेगी। लिमिटेशंस ऑफ पोर्ट प्रॉक्सी क्या है कि सिर्फ TCP बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज हो सकता है और कैन नॉट चेंज एम्बेडेड एड्रेस। उसकी वजह यह है कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो एड्रेस को एम्बिड करके भेजती हैं, जिस तरह FTP है, FTP भी एड्रेस एम्बिड करता है, तो अगर एड्रेस एम्बिड कर रही है तो उस एप्लीकेशन के साथ आप पोर्ट प्रॉक्सी यूज नहीं कर सकते। इसमें ये बात याद रखिएगा कि आपके पास वैसे ग्रुप पॉलिसी में भी ऑप्शंस हैं इन तमाम सपोर्टेड टेक्नोलॉजीज की, ठीक है, लेकिन इसकी जो इनेबलमेंट है वो आपको क्लाइंट बेसिस पे नहीं करनी पड़ती। इनमें से ज्यादातर जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इनेबल्ड होती हैं क्लाइंट पे, लेकिन ये किक इन उस वक्त होती हैं जब ये एनवायरनमेंट को सेंस कर लेती हैं कि उसमें 6 की सपोर्ट की जरूरत है, जिसकी मैंने आपको एक एग्जांपल बताई कि जो आयजा टैप है वो उस वक्त, यानी क्लाइंट आयजा टैप के लिए इनेबल्ड है, बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है, यानी इस वक्त भी इस कंप्यूटर पे आयजा टैप ऑन है जो हमारा एक टेस्ट एनवायरनमेंट है। अगर हम पैकेट कैप्चर करके देखें तो उसमें ये चीज इंडिकेट होगी, लेकिन होता क्या है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम चेक किया था LLMNR को, कि हमने उसका पैकेट कैप्चर करके देखा था, हमें उसके लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ी, ठीक है, वो डिफॉल्ट में प्रोसेस हो रहा था। लेकिन कंप्यूटर पहले एनवायरनमेंट को सेंस करता है कि क्या मेरा एनवायरनमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, क्या मुझे इन चीजों को यूज करना है। जब वो सेंस कर लेता है तब वो चीजें किक इन होती हैं, उससे पहले नहीं होती। ठीक है, इनेबल आपको नहीं करनी पड़ती, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती। जैसे मैंने आपको बताया, आपको DNS में आयजा टैप रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। जब आप आयजा टैप रिकॉर्ड बना देंगे फिर क्लाइंट को पता लगेगा कि ओके V6 यूज हो रहा है। अच्छा जी, प्रोसेस फॉर ट्रांजिशनिंग टू IPv6, ये आपको स्टेप्स बता रहा है, गाइडलाइंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस स्केल है, उसका सीक्वेंस बता रहा है कि किस सीक्वेंस से आपने ये सारे काम करने हैं। टू ट्रांजिशन फ्रॉम V4 टू V6 यू मस्ट अपडेट एप्लीकेशंस टू सपोर्ट V6। सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशंस को अपग्रेड करें। याद रखिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं इस डिस्कशन से हट के V6 और V4 की डिस्कशन से हट के, कि किसी भी बिजनेस में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वो एप्लीकेशंस होती हैं। क्योंकि जो आपका बिजनेस चल रहा होता है वो एप्लीकेशंस पे चलता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं चलता। इंफ्रास्ट्रक्चर उसे सपोर्ट जरूर दे रहा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एप्लीकेशंस की होती है, क्योंकि एप्लीकेशंस डायरेक्टली बिजनेस के साथ अलाइन होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहता है अपडेट एप्लीकेशंस टू सपोर्ट V6, यानी या तो एप्लीकेशंस जो है वो V6 को सपोर्ट कर सकें, और अगर वो V6 को सपोर्ट नहीं कर रही तो फिर देयर मस्ट बी सम ऑल्टरनेटिव फॉर दैट। ठीक है, क्योंकि ऐसा मेथड अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, ऐसी ट्रांजिशन हमें नहीं चाहिए जिसके बाद हमारी एप्लीकेशंस ना चल सके। उसके बाद अपडेट राउटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट IPv6, अपने राउटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट दें, यानी ऐसे प्रोटोकॉल्स यूज करें जो V6 को सपोर्ट करते हैं। अगर कहीं पे VPN यूज हो रहा है तो ऐसी मेथोडोलॉजी VPN की यूज करें जो V6 को सपोर्ट करती है। जैसे हमारे पास सिस्को में गेट VPN है, वो V6 को सपोर्ट करता है। तो अगर आप कोई ऐसा VPN का फ्लेवर यूज कर रहे हैं जिसमें V6 की सपोर्ट नहीं है तो अपग्रेड कर लें उस VPN में जो V6 को सपोर्ट करता हो। देन अपडेट डिवाइसेस टू सपोर्ट V6 अगेन, डिवाइसेस को अपडेट करें। हो सकता है एडिशनल एड्रेस देना पड़े, हो सकता है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपग्रेड करना पड़े। उसके बाद अपडेट DNS विद रिकॉर्ड्स फॉर V6, जिस तरह हमने अभी रिकॉर्ड्स बनाए DNS पे आप V6 के जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्रिएट करें। एंड देन फाइनली अपडेट होस्ट टू IPv4/V6 नोड्स। पहले फेज में आप यही करेंगे कि जो आपकी नोड्स होंगी वो 4 और 6 दोनों पे चलेंगी। जब तक आपकी ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं हो जाती आप 4 को एलिमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप 4 को एलिमिनेट कर देते हैं तो एक दरमियान वाली सूरत हाल हो जाएगी, क्योंकि अगर वो फुली अपग्रेड नहीं हुआ तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए जब तक आपका एनवायरनमेंट फुली ट्यून नहीं हो जाता आपको 4 को साथ लेके चलना पड़ेगा।
नहीं जी, ये लैब सिनेरियोज है। चलें लैब सिनेरियो में पढ़ता हूँ। एडेटम कॉर्पोरेशन हैज एन आईटी ऑफिस एंड अ डाटा सेंटर इन लंदन विच सपोर्ट the London location and other locations. They have recently deployed a Windows Server 2012 infrastructure with Windows 8 clients. You now need to configure the infrastructure services for a new branch office. ठीक हो गया। एक लोकेशन है लंदन और उसमें दूसरी भी लोकेशन है। लंदन में एक ऑफिस नहीं है, मल्टीपल हैं। और आपके पास जो रिसेंटली डिप्लॉयड सर्वर है दैट इज 2012 बेस्ड, ठीक है। बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका 2012 पे। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस डीएनएस, डीसी, ग्लोबल कैटलॉग और आपके विंडोज 8 के क्लाइंट्स हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सारे नए हैं। अच्छा, अब वो क्या कहता है, दी आईटी मैनेजर एट एडेटम हैज बीन briefed by several application vendors about newly added support for V6 in their products. ठीक है, एडेटम does not have IPv6 support in place at this time. ठीक है, अभी V6 नहीं है। The IT manager would like you to configure a test lab that uses V6. ठीक है, IT manager आपको कहता है कि एक टेस्ट लैब बनाओ जिसमें सिर्फ V6 हो। As part of the test lab configuration, you also need to configure ISA tab to allow communication between an IPv4 network and an IPv6 network. देखें, आपने जो लैब बनाई है वो V6 की है, ठीक है, लेकिन ये टेस्ट लैब है। लेकिन क्योंकि आपने इसकी टेस्टिंग कंप्लीटली करनी है तो आपने अपनी प्रोडक्शन को, यानी आपका जो नेटवर्क है, नॉट एग्जैक्टली प्रोडक्शन, आपके नेटवर्क का जो पोर्शन है, जो आपका एक्चुअल नेटवर्क है, उसको भी आपने कनेक्ट किया है इसके साथ, ताकि आपकी टेस्टिंग जो है वो फुली लोडेड हो। और अब यानी इन्वायरमेंट इस तरह का बन गया कि एक इन्वायरमेंट है जिसमें 6 है और एक है जिसमें 4 है, ठीक है। तो अब आपको आइजा टैब कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब देखें क्या क्या चीज़ें कह रहा है। ये चले, मैं आपको क्वेश्चन इसके भेज दूंगा, आप इसे पढ़ के खुद करने की कोशिश कीजिएगा और हम ये नेक्स्ट लेक्चर में या फिर फ्राइडे को डिस्कस कर लेंगे। सिनेरियो आपका एक और भी है जो जमा हो गया है, वो हम देखते हैं कि कब हम कर सकेंगे। 9:13 हो रहे हैं। आज मैं आपको यूनिट नेक्स्ट स्टार्ट नहीं करवा रहा क्योंकि आपकी जो वीडियोस है वो उसमें ये हो रहा है, लेक्चर में भी ये हो रहा है कि एक हम मशरक की चीज़ पढ़ते हैं और लेक्चर के एंड में हम एक मगरब की चीज़ पढ़ रहे होते हैं। तो आज तो जो चीज़ है वो बिल्कुल ही मगरब की है, क्योंकि अभी आपने V6 पढ़ा है, V4 पढ़ा है, और नेक्स्ट जो चीज़ आपने पढ़नी है वो फाइल मैनेजमेंट है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। आपके जहन में कोई क्वेश्चन है वो कर लें, अदरवाइज ये जो यूनिट है ये हम नेक्स्ट ही करेंगे। है तो आसान, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो आप बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे। पार्टीशन क्या होती है, रेड लेवल्स, फिर भी अगर आप लोग कहते हैं तो मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। मैं ये समझता हूँ उसको वन गो में करें। आपके लिए काफी है, और मुश्किल था। आप मेरे ख्याल में सिवाय फ्रेडो 624 और आइजा टैब के बाकी तो सारा बड़ा आसान था और बड़ा इंटरेस्टिंग था। आसान था लेकिन बहुत खुश्क था। खुश था, अच्छा। चलें फिर कल देखेंगे कि कल आपको ये खुश, अभी तो खुश चीजें आपकी सर्वर पे आनी है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लाइक आपने वो जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन की है उसमें बड़ी अच्छी आपकी लर्निंग हुई है कि वो 6 इनेबल करना है और रेजोल्यूशन हो जाती है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होती। वो जो आपने डेमो देखा उसमें तो बड़ा वो जबरदस्त डेमो था। चलें ठीक है, मैं फिर एंड करता हूँ। इसकी वीडियो मैं कल अपलोड नहीं कर सका। इनफैक्ट हुआ ये था, मैंने अपलोड पे लगा दिया था और मैं था नहीं, बस मैं लगा के अपलोड पे चला गया था। वो मैंने वापस आके चेक किया तो आई थिंक एक अपलोड हो गई थी या एक नहीं हुई थी। मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो 3 वीडियोस अगर यानी कल अपलोड फेल हुआ है तो फिर 3 वीडियोस ड्यू हो गई होंगी, आज की, कल की और परसों की। तो मैं तीनों जो है वो अपलोड कर देता हूँ। आप लोग 2-3 घंटे बाद चेक कर लीजिएगा। उस्मान आप मॉर्निंग में चेक कर लीजिएगा। ओके जी, टेक केयर। कल इंशाल्लाह 8 बजे मुलाकात करते हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक।